मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बेतिया राज की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार ने नियमावली लागू कर दिया है, आप जानते हैं। और अब इसके अनुसार 6 जिलों में बेतिया राज की हजारों एकड़ परिसंपत्तियों पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा कानूनी मोड़ अटका हुआ है जिसे जानना हर उस किसान के लिए, हर उस रैयत के लिए और बेतिया राज की जमीन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेतिया राज की संपत्ति अब राज्य के अधीन हो चुकी है और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी तरफ यही कानून पटना हाई कोर्ट में चुनौती के दायरे में है, मतलब वो अधिनियम। और सबसे अहम बात कि सरकार अभी तक अपना विस्तृत जवाब भी अदालत में दाखिल नहीं कर सकी है। तो आखिर क्या है मामला? क्या सरकार अभी कार्रवाई कर सकती है, जबकि जिस अधिनियम के तहत बेतिया राज की जमीन और परिसंपत्तियों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, उसी अधिनियम को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है? क्या जिन लोगों का दावा है कि वे बेतिया राज के उत्तराधिकारी हैं, उनकी बात अदालत सुन रही है? अगर आप बेतिया राज की जमीन पर बसे हैं, खेती करते हैं या किसी प्रकार का दावा रखते हैं, तो आपको क्या समझना चाहिए यह भी जानिए। देखिए, पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ सुनवाई के दौरान और अगली तिथि कब आई। चूंकि यह जो मामला है, अगर आप देखें तो जितनी बड़ी परिसंपत्ति है और जितना ऐतिहासिक मामला है, वो केवल राज्य का ही नहीं, देश के सबसे बड़े जमीनी मामलों में इसकी गिनती हो रही है। आइए शुरू से पूरे मामले को समझते हैं। देखिए मित्रों, बेतिया राज कभी देश के सबसे बड़े जमींदारों में गिना जाता था। इसकी संपत्ति केवल पश्चिम चंपारण तक सीमित नहीं, बल्कि बिहार के कई जिलों और कुछ अन्य राज्यों में भी फैला हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ, लेकिन बेतिया राज की परिसंपत्तियों को एक अलग कानूनी व्यवस्था के तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में दे दिया गया था। मामला उत्तराधिकार का था, लेकिन यह क्या मामला था, यह हमारे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे कि उत्तराधिकारी कौन था, किन्होंने दावा किया, किनका दावा सही है। हालांकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसे तय करेगा। लेकिन वर्षों तक इन परिसंपत्तियों के स्वामित्व, प्रबंधन और उत्तराधिकार को लेकर विवाद चलता रहा है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में क्यों गया और कौन उत्तराधिकारी का दावा करते हैं और किसके दावे को दस्तावेजों द्वारा और इलाहाबाद न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तरह से कहें समर्थन दिया जाता है, यह पूरी कहानी हमने अपने पूर्व में बनाए वीडियो में बताया है, आप वहां देख सकते हैं। पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसी बीच बिहार सरकार ने बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 बनाया। इस अधिनियम की राजपत्र अधिसूचना 11 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुई। अधिनियम लागू होने के साथ ही उसमें यह प्रावधान रखा गया कि बेतिया राज की चल अचल संपत्ति राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। लेकिन अधिनियम बन जाने का मतलब यह नहीं होता है कि हर जमीन पर अगले दिन से सरकार का वास्तविक कब्जा हो जाता है। इसके लिए नियम है, प्रक्रिया है, नोटिस है, आपत्तियां हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं और ये सारी आवश्यक कार्रवाइयां होती है। 4 मई 2026 को सरकार ने इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। यहीं से वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। नियमावली के अनुसार संपत्ति की पहचान की जानी है, संबंधित परिसंपत्तियों का विवरण प्रकाशित होगा। यदि किसी व्यक्ति का दावा है तो उसे आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। विशेष पदाधिकारी आपत्ति की सुनवाई करेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। फिर जिला प्रशासन प्रभावी कब्जे की कार्रवाई करेगा।
देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि अगले चरण में लगभग 7,000 एकड़ भूमि से संबंधित कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और यह लगभग 6 जिलों में फैली परिसंपत्तियों से जुड़ा मामला है। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह मित्रों बदल जाती है। जैसे ही 2024 का अधिनियम लागू हुआ, उसके खिलाफ कई याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। इन याचिकाओं में प्रमुख नामों में कुंवर उदय सिंह का नाम शामिल है। उसके अलावा अशोक सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी CWJC पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया। कुंवर उदय सिंह और अन्य लोगों का कहना यह है कि अधिनियम असंवैधानिक है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि संपत्ति राज में निहित हो चुकी है, दूसरी ओर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि कानून ही गलत है, जिस कानून के तहत सरकार ने अपने अधीन बेतिया राज के परिसंपत्तियों को किया है। और यहीं से पूरा मामला न्यायालय के सामने पहुंच गया। क्योंकि बेतिया राज के संपत्ति और उत्तराधिकार मामले को लेकर कई वाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ा एक फैसला भी दिया था, वो हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। और उन सारे चीजों का देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई मामला न्यायालय में रहता है तो उस बीच में किसी तरह का व्यवधान, किसी तरह का परिवर्तन उस मामले को लेकर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार ने सारे चीजों को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ तक कह दिया कि जो भी मामले हैं वो स्वतः निरस्त माने जाएंगे, इस तरह का कुछ था। अब जरा सोचिए कि जब न्यायालय में ऑलरेडी इलाहाबाद न्यायालय में, इसके पूर्व पटना न्यायालय, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जब मामले हैं, तो उस बीच में नया अधिनियम बनाया कैसे गया जो पूरी तरह असंवैधानिक है। और इन्हीं सारी चीजों को, कई बिंदुओं को लेकर इस मामले पर, इस पूरे अधिनियम को चुनौती देते हुए CWJC के मामले उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। यह मुकदमा 2025 से पटना हाईकोर्ट में लंबित है। हाल में ही 7 जुलाई को, मतलब आज हम बात कर रहे हैं 15 तारीख को, 7 जुलाई को 2026 में ही मामले की सुनवाई हुई। और इस मामले में मुख्य रूप से जो शामिल मामले थे वो आप समझिए CWJC 8701/2025, CWJC 3609, CWJC 5040, CWJC 6830 और CWJC 8661 सभी 2025 में ही दायर किए गए। और इसकी सुनवाई पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय एवं माननीय न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि मामला काफी समय से लंबित है, साल से ज्यादा हो गया, तथा राज्य सरकार की ओर से अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल ही नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। यदि याचिकाकर्ता चाहे तो उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करें। मतलब उस सरकार जो एफिडेविट करती है उसके जवाब में भी आप एफिडेविट कर सकते हैं, याचिकाकर्ता को यह कोर्ट ने कहा। और अगली सुनवाई का भी तिथि तय हो गया 11 अगस्त 2026। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट का यह जो वीडियो क्लिप है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए उनको औपचारिक प्रतिवादी बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। कुछ विवादित संपत्ति वाराणसी शहर में स्थित है। वाद का कारण दिनांक 25/7/84 को उत्पन्न हुई, जब प्रतिवादीगण ने वादी को बेतिया राज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उत्तर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और उनके विरुद्ध एक तरफा सुनवाई की गई। वादी ने अपने वाद पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वाद की पुष्टि होती है, वाद का डिक्री पाने योग्य है। वादी को विवादित संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है।
Now, my lord, this ex parte order was challenged subsequently. Oh, state of Bihar. Okay, this person is the heir, na? This is the No, actually saying that and Lordship, even if it is challenged, you don't take any coercive measures to dispose of the property. That is all we should Lordship, be saying. they did not show that order has been passed in his favor, but there no letter from any of the person produced कि state government will dispose of. There is some of no their what? कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट डिस्पोज कर रही है, ऐसा कोई लेटर तो नहीं है इनके पास. नहीं, वो तो लेटर नहीं है ना. She is saying that because you are just coming to a conclusion and preempting. May I explain, my lord? The No said apprehension, ex Lordship. parte order was Or- challenged by the state of Bihar. That is the order, my lord, next order P3. Lordship, And that petition has been filed by Order 9 to 13, power of attorney. that was hold dismissed, by my one lord. प्रत्युष कुमार. क्या dismiss हुआ दोनों था? एक साथ एक मिनट सुन ले. My lord, the What was dismissed? order 9 rule 13, my lord, petition was filed by the state government, the state of Bihar, challenging that ex parte. This one is the ex parte order. Just I read, my lord. Yes, That was ex parte order that was challenged by filing an application under order 9 rule 13, and that was also dismissed. And thereafter, my lord, an appeal was filed before the Honorable Allahabad High Court, and that was also dismissed for non-prosecution. So, my lord, my right till date, my right has been established, my lord, and they have, my lord, taken the my lord principle of स्टेट गवर्नमेंट का काउंटर आ जाता है और उस No. counter is already there, my lord. Where is the record? That is what the council for the state is saying. Counter is there, my lord, on the आप report. रुकिए ना, हम क्या पूछ रहे हैं ये भी नहीं सुन रहे आप. Sorry. I am asking that what, as per the state, they are saying that there is no documentary evidence to establish that the state is They are trying going to to say. dispose of the property. Yes. Show us how you have come to the conclusion that the state is trying to dispose of the property. My lord, they have taken, my lord, there are certain, my lord, fixed deposits in the bank, and there are नहीं कहाँ है वो? That will be that उसमें ना notice होगा ना उसके that लिए is not तो on record, my lord. sale के लिए. Then how will we give you? आइए आप इतना time waste and कर रहे even हैं. that order is a ex parte order, Seeking only a Lordship. status हाँ, quo that is- order. that we have already that is challenged. End of the story. हाँ. Counter same order as 30.1. Huh? 30 and 30.1 same order. Then now 30.4. My lords, I am appealing 30.4, my lords. In this case, सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण एक और बहस हुई CWGC 50-40-225 को लेकर, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि बेतिया राज के संपत्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल उनके समक्ष ऐसा कोई सक्षम न्यायालय का आदेश या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ऐसा दावा न्यायिक रूप से स्थापित हो चुका है। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने यह नहीं कहा कि दावा गलत है, केवल यह कहा कि रिकॉर्ड पर आवश्यक दस्तावेज नहीं है। तो अगर दस्तावेज होते तो निश्चित रूप से दस्तावेज जमा किया गया होता, या उस तरह का कोर्ट का कोई आदेश होता तो वो जमा किया गया होता, लेकिन वो नहीं था। इन दोनों बातों में महत्वपूर्ण अंतर है। यही वह प्रश्न है जो हजारों किसानों के मन में है। तो इस कानूनी स्थिति को जरा सरल भाषा में समझिए। यदि कोई अधिनियम लागू है और उस पर अदालत ने रोक नहीं लगाई हो तो सामान्य स्थिति में सरकार उस अधिनियम के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। लेकिन यदि बाद में अदालत कोई अलग निर्णय देती है तो उसका प्रभाव आगे की कार्रवाई पर पड़ सकता है। इसीलिए यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है यह सही नहीं होगा, लेकिन यह भी कहना कि अब मामला पूरी तरह खत्म हो गया है यह भी कदापि नहीं कहा जा सकता है, यह कभी सत्य नहीं हो सकता है। मतलब अंतिम निर्णय अदालत को देना है और वहीं से यह पूरा मामला स्पष्ट होगा। लेकिन सरकार जो एफिडेविट देने में, अपना हलफनामा देने में देर क्यों कर रही है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। मित्रों, स्पष्ट यह
आरोप है सरकार पर कि मामले को अटका कर रखने के लिए 1 साल बाद भी सरकार ने हलफनामा नहीं दिया ताकि तब तक सरकार अपनी कार्रवाई कर सके। मतलब कि अगर पूरी सुनवाई होगी तो कहीं जो माना भी जा रहा है, जो कानूनविद है वो मान रहे हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई है कि यह पूरा अधिनियम ही कानून के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। उस स्थिति में अगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया तो क्या होगा? सरकार की सारी कार्रवाई जो वो करने की सोच रही है वो नहीं कर सकेगी और शायद इसीलिए इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, यदि आपकी जमीन किसी प्रकार से भी बेतिया राज की परिसंपत्तियों से जुड़ी बताई जा रही है तो आप कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, किसी अफवाह पर भी भरोसा मत कीजिए। यदि कोई नोटिस मिले तो उसे नजरअंदाज मत करिए, उसका रास्ता ढूंढिए, समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखिए, अपना दस्तावेज व्यवस्थित कीजिए और आवश्यकता होने पर विधिक सलाह लीजिए। कहने का मतलब कि आज की स्थिति में तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह कि बेतिया राज संपत्ति निहित अधिनियम लागू है और इसकी नियमावली भी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन उसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा देने का अंतिम अवसर दिया है। अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होनी है, यानी प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया दोनों साथ साथ चल रही है। अब सबकी नजर 11 अगस्त की सुनवाई पर रहेगी। उस दिन यह स्पष्ट हो सकता है कि सरकार का पक्ष क्या है, याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर अदालत क्या रुख अपनाती है और आगे इस ऐतिहासिक विवाद की दिशा क्या होगी। यदि आप बेतिया राज, भूमि सुधार, जमाबंदी, सर्वे, दाखिल खारिज और बिहार की जमीन से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर का तथ्यात्मक विश्लेषण चाहते हैं तो जुड़े रहिए मत अभिमत के साथ। मित्रों, इस पूरी जानकारी पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार। जय हिंद।